हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का 17 चैप्टर प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र बच्चों एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, यहाँ तक तो पढ़ते पढ़ते जाते हैं, अपवर्तन तक, नेत्र तक चले जाते हैं, प्रिज्म तक चले जाते हैं, लेकिन नेत्र और प्रकाशिक यंत्र में बच्चे थोड़े से बौखला जाते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या करते हैं, बच्चे फिजिक्स समझना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ रटने वाली बच्चों को चीज़ दिखाई देने लगती है। हम उस चीज़ को ही, जो उसमें रटने वाली चीज़ है, उसी को आज आपको हम समझाने लाए हैं। देखिए बच्चों, ऐसा क्या होता है कि आपको प्रकाशिक यंत्र पढ़ने में समस्या क्यों आ जाती है? क्योंकि आप उसमें आने वाली छोटी छोटी चीज़ों को समझे हुए नहीं रहते। हम डायरेक्ट चले जाते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के चित्र पर, फिर वहां से हमें समस्या होने लगती है। उसी समस्या को हल करने के लिए हम पहले प्रकाशिक यंत्र का एक बेसिक वीडियो लेके आए हैं, बेसिक, जिसमें हमें वो आपको सारी चीजें समझाएंगे जो हमारे भौगोलिक जीवन से, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जिसमें हम प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूंगा कि अगर आपने नेत्र नहीं देखा है तो नेत्र जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे नेत्र भी संबंधित है। ऐसे में कुछ पॉइंट जो इसमें नेत्र के आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अगर आप नेत्र देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नेत्र की न्यूनतम दूरी बिंदु कौन सी है, तो 25 सेंटीमीटर। नेत्र के लिए दूर बिंदु सर अनंत है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो नेत्र की वस्तु की दूरी के हिसाब से, नेत्र लेंस की वस्तु की दूरी के हिसाब से अपनी फोकस दूरी परिवर्तन करने की क्षमता को ही नेत्र की, घटाने या बढ़ाने की क्षमता को ही नेत्र क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, अपने लेक्चर पे। अब देखिए, अब मैं यहां से आपको जो चीजें समझाना चाह रहा हूं उस पर आप अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप घर में इस लेक्चर को देखने के बाद से चले जाइएगा शीशे के सामने, या ऐसे भी हमारा वीडियो क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके बाद आप स्टॉप कीजिएगा, देखिएगा, आइएगा, फिर से लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिएगा। समझिए जो चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम अपने घर में एक शीशे के सामने, जो प्लेन मिरर हमारे कमरे में लगे हुए होते हैं, घर में लगे हुए होते हैं, जिसमें हम अपनी तस्वीर को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। हम उस क्या करेंगे, उस मिरर में चले जाइए आप, ठीक है। जब हम उस मिरर में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें वहां पे क्या दिखाई देता है, हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, तथा हमारे कमरे के पीछे की कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे हम खड़े होकर अपना थोबड़ा देख रहे हैं। सर थोबड़ा मत बोलिए, चेहरा बोलिए, ठीक है, हम चेहरा ही बोले। तो ये हमें अपना चेहरा, आधा बॉडी का पार्ट दिखाई दे, और पीछे अगर कुछ वस्तु रखे हुए हैं तो मान लीजिए कुछ वस्तुएं हमें दिखाई दी, ठीक है। और सपोज कीजिए कि कमरा आपका पूरा बड़ा है, कमरे में कुछ चीजें यहां भी रखी हुई हैं, कुछ चीजें यहां भी रखी हुई हैं, कुछ चीजें यहां भी। तो क्या उसके पास सामने वाली चीज का ही वस्तु में प्रतिबिंब बन रहा है? क्या सामने वाली चीज का ही, जैसे हम बस शीशे के सामने खड़ा हो गए तो बस हमारा प्रतिबिंब शीशे में बन रहा है और कुछ बन ही नहीं रहा है? नहीं बच्चों, ये गलत है। कमरे में, क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं, आपको जो बेसिक से चीजें पढ़ाई जाती है आप नहीं पढ़ते हैं। हमने आपको बहुत पहले, हम जानते हैं कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश जाती है, ये मिरर से टकराती है, फिर यहाँ पे आके इमेज बनता है। तो क्या कमरे में जितनी और वस्तुएं रखी हुई है, क्या उनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है? क्या उनसे प्रकाश की किरण टकराकर ऐसे नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तब सर हमें उसका प्रतिबिंब उस मिरर में, उस शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न का उत्तर बच्चों, हमें वहां पर उस मिरर में, उस कांच में हमारा प्रतिबिंब, या कमरे में रखे किन्हीं और भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने शीशे में ऐसे अपने आप को देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम एक पेन रख दें और उसे हम शीशे में देखें लेकिन दिखाई नहीं देगा, तब पर भी उसका प्रतिबिंब शीशे में बन रहा है। तो प्रश्न आता है, सर जब बन रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? यही चीज बस मैं आपको समझा रहा था, घुमा फिरा के मैं आपको इसी पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था। उसमें प्रतिबिंब जब बन रहा है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा दृश्य कोण, हमारा दर्शन कोण भिन्न है। हम जिस कोण से मिरर को देख रहे हैं उस कोण पर उस चीज का प्रतिबिंब, हमारी आंख का जो कोण है उस पर वो प्रतिबिंब नहीं आ पा रहा है। अगर आप क्या करेंगे, आप बस
शीशे के सामने जाइएगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा होइएगा, ठीक है, और अपने आप को शीशे में देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो कमरे में चीजें रखी हुई हैं जिनका प्रतिबिंब आप शीशे में देख सकते हैं उनको देखिएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दी, बिना अपने सर को मुड़ाए जितनी भी चीजें आपको दिखाई दी देखिएगा और नोटिस कीजिएगा। फिर एक बार वहां से 2 कदम ऐसे आइएगा, अब फिर शीशे में ही देखेंगे आप, तो आपको क्या होंगे, कुछ भिन्न भिन्न वस्तुएं और भी दिखाई देंगी। फिर आप 5 कदम और पीछे आइएगा ऐसे, फिर आप शीशे में देखिएगा। तो हो सकता है आप शीशे में आपकी तस्वीर न दिखाई दे, लेकिन कमरे में रखी अन्य वस्तुएं दिखाई देंगी। तब क्या सर इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब मिरर में या शीशे में नहीं बन रहा है? बन रहा है, लेकिन हमारा जो दर्शन कोण है, हमारी जो आंख का दर्शन कोण है, वहां पर वो नहीं बन रहा है। फिर से अगर हम सीधे आते हैं तो हमें क्या होगी, अपनी प्रतिबिंब दिखाई देगी। इसका मतलब ये सारा जो हम प्लेन मिरर में अपनी तस्वीर को देखते हैं वो सारा का सारा खेल दर्शन कोण पर टिका हुआ है। सारा का सारा किस पर टिका हुआ है? दर्शन कोण पर। इसका मतलब ये है कि अगर कमरे में अगर शीशे में हम यहाँ से देख रहे हैं बस इतनी ही चीज दिखाई दे रही है, तो बगल की हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब उस शीशे में बन रहा है। कमरे की हर एक वस्तु का प्रतिबिंब उस शीशे में क्या हो रहा है? बन रहा है। हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन एंगल, हमारा दर्शन कोण भिन्न है, ठीक है, क्योंकि हमारा दर्शन कोण भिन्न है। चलिए, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता। अगर आप इसको एक प्लेन मिरर में जाते हैं और देखते हैं, इस चीज को नोटिस करते हैं, तो आपके लिए और भी अच्छी बात होगी। अब देखिए, अब पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं अब इसमें कितने यंत्र होते हैं हमारे, हमें कितने यंत्र सर पढ़ने हैं। तो हमें इसमें बेसिकली मात्र तीन हमारे कोर्स में है, सिर्फ हमें क्या करने हैं, हमें 3 यंत्र ही पढ़ने हैं। पहला, एक सेकेंड, देखिए पहला हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। तीसरा है हमारा परावर्ती दूरदर्शी। ये तीनों हमें पढ़ने हैं, ये तीनों हमें पढ़ने, और कोई हार्ड नहीं है। परावर्तीय दूरदर्शी, सॉरी इसमें मात्रा मैंने गलत लगा दी है, अब ठीक है, ठीक है। यही 3 चीजें हमें क्या करनी है, इस प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में पढ़नी है। तो यही 3 यंत्र हमें पढ़ने हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। ये सब क्या होती है पता है ना? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तु का हमें बड़ी वस्तु दिखाई देती है, खगोलीय दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखते हैं, ये पास की वस्तु को देखते हैं, और ये परावर्ती दूरदर्शी ये भी दूर की वस्तु को ही देखते हैं। बस मैंने आपको पहले इसका एक टॉपिक का ज़्यादा दे दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब हम फिर से बात करेंगे जो चीज़ मैंने आपको इतनी डिटेल से समझाई उसके बारे में। वो क्या है? वो है हमारा दर्शन कोण। ये दर्शन कोण क्या होता है? देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी, जितने भी चीज मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें क्या काम करती हैं? सब इस दर्शन कोण पर ही कार्य करती हैं। सब किस पर कार्य करती हैं? सब इस दर्शन कोण पर ही कार्य करती हैं। अब ये कैसे इस दर्शन कोण पर कार्य करती है, यही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले दर्शन कोण मैंने आपको समझा दिया। अगर इसकी परिभाषा लिखने को आ जाती है पेपर में, तब हम इसका क्या करेंगे। तो देखिए, दर्शन कोण, इसकी परिभाषा होती है कि कोई भी वस्तु क्या होती है?
कोई भी वस्तु हमारे आँख पर, कोई भी वस्तु हमारे आँख पर जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का हमारे नेत्र के लिए दर्शन कोण कहते हैं। कोई भी वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का हमारे नेत्र के लिए दर्शन कोण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना भी हम दूरदर्शी का प्रयोग करें, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें या परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करें, सबका चीज एक ही होता है कि वो दर्शन कोण को परिवर्तित करते हैं। तो दर्शन कोण को कैसे परिवर्तित करने पे दर्शन कोण कैसे क्या कार्य करता है, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्म, क्योंकि ये सब चीजें आगे उसमें नहीं बताई जाती है, जो यंत्र पढ़ाऊंगा उसमें ये सब चीजें बताई जाती है। देखिए पहले छोड़िए, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, ये क्या करता है, किसी छोटी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाता है। ये दर्शन कोण को क्या करता है, ये दर्शन कोण को बड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार दूरदर्शी भी क्या करते हैं, दर्शन कोण को बड़ा करते हैं। अर्थात किसी वस्तु का दर्शन कोण जितना बड़ा करेंगे, जितना हम अपने नेत्र पर किसी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा करेंगे, वो वस्तु हमें क्या होगी, उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। किसी वस्तु का दर्शन कोण हम जितना बड़ा करेंगे, वो वस्तु हमें उतनी ही बड़ी, उतनी ही साफ, उतनी ही क्लियर दिखाई देगी। अब देखिए, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं है, लेकिन मैं यही चीज एक बच्चे को बता रहा था, तो उस बच्चे ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। अब प्रश्न देखिए कितनी सही है। सर, अगर किसी वस्तु का दर्शन कोण ही हमें बढ़ाना है, क्योंकि क्या कर रहा है ये, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, दर्शन कोण हम किसे कहते हैं, जो वस्तु हमारे नेत्र पर कोण बनाती है। बात तो सही है, ठीक है। तो अगर उस बच्चे ने हमसे पूछा कि सर, अगर हमें किसी वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाना ही है तो क्यों ना उस वस्तु को हम अपने नेत्र के पास लाएं। जाहिर सी बात है ना, अगर ये हमसे दूर है तो इसका दर्शन कोण हमारे लिए क्या है, छोटा है। जैसे जैसे पास आती जाएगी दर्शन कोण बड़ा होता जाएगा। मैंने बोला हाँ भाई, बात तो ठीक है, बात तो तुम्हारी ठीक है। जितनी हम वस्तु को पास लाएंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, उतना हमारे लिए दर्शन कोण बढ़ता जाएगा। तो सर, हमें इसकी जरूरत ही क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की जरूरत ही क्या है। हम तो बस ऐसे उसको हाथ पे रख ले और देख ले। मैंने बोला ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, हम ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन हमने नेत्र में आपको बताया था कि हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। वो हमारे नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी, न्यूनतम बिंदु है। अगर हम इसको अपने नेत्र के पास लाते जा रहे हैं, जब 25 सेंटीमीटर लाएंगे तो क्या होगी, हमें धुंधली दिखाई देने लगेगी। हम क्लियरिटी, अगर मान लीजिए कोई छोटा छोटा लिखा हुआ है, ऐसे हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये हम पास लाते जाएंगे तो उसके बाद 25 सेंटीमीटर जैसे ही लाइन क्रॉस होती है, उसके बाद से वो अक्षर, वो वस्तु, वो चीज जिसे हम देखना चाहते हैं, वो हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। अर्थात नेत्र की एक सीमा है कि वो 25 सेंटीमीटर ज्यादा हम पास नहीं ला सकते। तो अब हम जब 25 सेंटीमीटर ला सकते हैं तो उतनी ही बड़ी वस्तु को देख सकते हैं जितना कि हमें 25 सेंटीमीटर दिखाई जा सके। अब मान लीजिए आप एक बैक्टीरिया लिए हुए हैं, वो 25 सेंटीमीटर तक कितना बड़ा दर्शन कोण कर पाएगी, उससे ज्यादा दर्शन कोण वो नहीं कर पाएगी, कि हम उसको और पास ला ही नहीं सकते। अगर हाँ, हम उसे और पास लाने में सक्षम रहते तो हमें इन कोई चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
ठीक है, तो इसीलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बट ये क्या करते हैं, ये हमें क्या करते हैं, दर्शन कोण को बड़ा कर देते हैं, जिससे कि हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए, अब इसके बारे में अब ज़्यादा चीज़ नहीं, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं बस एक चीज़ और आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब इसका प्रयोग होने वाला है, ठीक है। ये एक इसकी नहीं, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका दर्शन कोण, ठीक है, पूछा जाने वाला है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है। अब एक और डिफिनीशन आता है जिसका नाम है आवर्धन क्षमता। पहले मैंने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आवर्धन क्षमता, ये कुछ ज्यादा स्टाइलिस्ट कर दिया मैंने। आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा नेत्र है। नेत्र बनाने के लिए मेरा ट्रिक ऐसे मैं लेता हूँ, बस लास्ट में ऐसे लेके ऐसे खींच देता हूँ। थोड़ा सा ये डिजाइन गलत बन गया, देखिए ऐसे लेना है हमें वी और ऐसे छोड़ दीजिए, और बस एक लास्ट में ऐसे करके ऐसे गोला बना दीजिए, बन जाता है हमारा नेत्र, ठीक है। अब इसे रंग देंगे तो आपको ये नेत्र की भांति प्रतीत होने लगेगा। अरे ऐसे लाके बस ऐसे कर देना है, जिसको रसम में ये ट्रिकी वाला नेत्र है। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारी वस्तु है, और ये मान लीजिए हमारी प्रतिबिंब है, जो हम सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा बना रहे हैं। बस आप समझ लीजिए यंत्र द्वारा बना प्रतिबिंब, यंत्र द्वारा बना प्रतिबिंब। और ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहिए, वस्तु कहिए, आपकी जो इच्छा है आप वो उसे कह सकते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा भी कुछ कोण बन रहा है हमारे नेत्र पर, और इसके द्वारा भी, सॉरी, एक कोण ये है और एक कोण ये है, और इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये दर्शन कोण छोटा है, दोनों क्या है, दर्शन कोण है, और ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ दर्शन कोण क्या है, बड़ा है। तो बस इसी को कहते हैं आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं इसी को, आवर्धन क्षमता। देखिए, पहले बोलते हैं हम अंतिम आवर्धन क्षमता की परिभाषा, देखिएगा, सॉरी ब्लैक से लिखा ब्लू चाहिए ना। आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या होती है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के देखिए इसको नोट करिएगा, बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बने, बिना यंत्र द्वारा वस्तु, बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को, क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं।
बस हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब बना आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये चीजें आपको सबसे पहले आनी चाहिए थी कि आप क्या करें, जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप कर सकें। जितने भी यंत्र मैं पढ़ाऊंगा उसमें इसकी और दर्शन कोण की इंपॉर्टेंस है, वो चीज आपको अब समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इस लेक्चर को अगर आप समझ गए हैं तो बस 10-10 मिनट के 3 वीडियो आएंगे। पहला सूक्ष्मदर्शी के, दूसरा दूरदर्शी के और तीसरा परावर्ती दूरदर्शी के। मैं तीनों को अलग अलग दूंगा जिससे आपको एक साथ ही बर्डन न पड़े। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।